हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट जब पास करेगा तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे, इलेक्ट्रिकल क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे कि वो हीट डिसिपेट कर रहा था, पावर वाली जो फॉर्म्स हमने किया था और उनके अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस जो किए थे। अब इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में से पास करेगा तो उस टाइम पे उसके क्या क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होंगे, है ना। होप यू आर अवेयर अबाउट द मैग्नेटिज्म, है ना। वो तुमने छोटा मोटा वो गेम खेला होगा, वो मैग्नेट वाला, एक मैग्नेट दूसरे को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस तरह की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो बेटा इस चैप्टर के अंदर दो एस्पेक्ट हैं, दो चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। एक होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी अलग अलग वेरियस शेप के जो कंडक्टर्स हैं वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो कितना मैग्नेटिक फोर्स किसी पर एग्जर्ट करेंगे, किन कंडीशंस में एग्जर्ट करेंगे। सो जो पहला जो पार्ट है बेटा जो इसमें हमें पढ़ना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर बेटा क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ, और बेटा एक और तरीका जिससे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिकल केसेस के लिए, दैट इज एम्पेयर्स लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पेयर्स लॉ, ये दो चीज़ें हमें पढ़ना है। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, फोर्स और तो यहाँ पे फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, ये वाली चीज़ हम पढ़ेंगे, F इक्वल्स Q टाइम्स V क्रॉस B। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी और दूसरी टॉर्क पढ़ना है। M क्रॉस B। कुल मिला के इस चैप्टर की यही कहानी है। हाँ, इस पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम करेंगे, बट जो मेन जो कहानी है, मेन जो सार है वो ये है। अब ज़रा थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये ओरिजिन में कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ज़रा काम की बातें समझो। ये जो मैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म आपको बता रहा हूँ, यही आपको किताबों में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी मिलेगा, है ना, उसी को मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ बेसिकली। तो हुआ क्या बेटा कि ये मान लो कि आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये क्या है आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था। तो अब क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेटा ना, तो यहाँ पे कोई चार्ज हमने क्यों रखा और वो रेस्ट पर रखा, हमने नहीं रखा, जो एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने रखा। तो क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि इस चार्ज का कुछ नहीं हुआ, ये तो एज इट इज़ है ना, इसमें करंट पास कर रहा है बेटा, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे आपने कोई चार्ज क्यों रख दिया, रेस्ट पे रखा। तो जब आपने रेस्ट पे इस चार्ज को रखा तो इस चार्ज का कुछ भी नहीं हुआ, माने जब कुछ भी नहीं हुआ यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगा। तो दिमाग में एक आइडिया तो आना चाहिए कि सर करंट अगर फ्लो कर रहा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना चाहिए ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। पहले वाले क्लासेस में भी बताया कि ये कंडक्टर न्यूट्रल है, ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, करंट कैरिंग कंडक्टर, सब लोग लिख लो, करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल एंड इट इज नॉट चार्ज्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर is neutral and it is not charged।
current carrying conductor is neutral and it is not charged. Therefore no force is experienced by this charge q. Therefore no electrostatic force, लिखो बेटा, therefore no electrostatic force is experienced by this charge. ब्रैकेट में लिख लेना एट रेस्ट, डिस्चार्ज ब्रैकेट में लिख लो एट रेस्ट। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब सर ये हो गया कि इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों आवश्यकता है? अरे भैया यार वो वाली फील तो अगर मान लो कि हम ये चीज़ ना देखें और डायरेक्ट वही बात कर ले जहाँ से फोर्स लगना शुरू हो, तो दिमाग में आइडिया आ सकता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। तो चलो भाई कुछ नहीं हुआ, ये एज इट इज़ रहा। फिर अब आपने क्या किया आगे, ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से हम डिस्कशन भी करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये पहला स्टेप था एक तरह से। फिर अब आगे क्या किया हमने, देखो तो यहाँ पे इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q is 0 when at rest। जब वो रेस्ट पर था तो कोई फोर्स नहीं लगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा क्या हुआ कि इस चार्ज को हमने, इस चार्ज Q को कुछ वेलोसिटी दे दी। इस चार्ज को हमने क्या दिया बेटा, कुछ वेलोसिटी दे दी। जब हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी तो एक्चुअल में ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, है ना। when velocity is given to the particle, when velocity is given to the charge particle, it deviates from its path। माने कि आपने इसको सीधी वेलोसिटी दी बेटा, जरा ध्यान से समझ लो एक बार, सभी लोग समझे कि मान लो कि आपने किसी पार्टिकल को ऐसे सीधी वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, अगर तो उस पर जब तक, यही तो न्यूटन साहब कहते हैं ना कि जब तक उस पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा वो अपनी डायरेक्शन को भी नहीं बदलेगा, वो अपनी स्पीड को भी नहीं बदलेगा, यही बात कही थी उन्होंने। तो अब जरा सोचो कि कोई पार्टिकल सीधा जा रहा था और सडनली अगर उसने अपना पाथ बदल लिया तो 101% ये बात सत्य है कि उस पर क्या लग रही है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं, कोई फोर्स लग रही है, सॉरी कोई फोर्स लग रही है, ठीक बात है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ बेटा कि ये जो पार्टिकल था ये अपने पाथ से कुछ क्या हो गया, डेविएट हो गया, कुछ अपने पाथ से क्या हुआ बेटा, डेविएट ही हुआ। तो जब ये डेविएट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयर इज सम फोर्स acting on the particle or acting on the charge particle, उस चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स लग रही है, ये मतलब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि यार चलो ये बात तो ठीक है, अब कुछ और काम करते हैं, चलो और चीज़ें देखते हैं कि क्या है। तो अब इन्होंने इसके बाद क्या किया कि भाई वेलोसिटी की जो थी ना डायरेक्शन, उन्होंने क्या, चलो ठीक है लग गई फोर्स, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, इज रिवर्स लिख लो बेटा चाहे, the direction of deviation also get reversed, वो भी रिवर्स हो गया। फिर बेटा इस स्टेप में क्या किया कि आई की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो
तो आई के डायरेक्शन को चेंज किया तो क्या हुआ, उस केस में जो आपका फोर्स था उसकी डायरेक्शन फिर बदल गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, है ना। अगर बेटा लिख लो सभी लोग, इट मीन्स देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर हमने क्या किया आगे, इसी एक्सपेरिमेंट के पार्ट है, यू विल स्टडी इन योर टेक्स्ट बुक्स, कि जब आपने डायरेक्शन ऑफ करंट बदला तो भी क्या हो गया, तो भी जो फोर्स था उसका डायरेक्शन बदल गया। तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये कोई अनदेखी कोई फोर्स है, यानी कि फील्ड फोर्स है, तो कंफर्म हो गया क्योंकि कांटेक्ट नहीं था कोई। और फिर जब इसको एनालाइज किया ना, जब हमने इसको क्या किया, एनालाइज किया, जब साइंटिस्ट ने एनालाइज किया तो उनको ये पता लगा कि यार ये तो कुछ कुछ वैसी फोर्स है जैसा कि मैग्नेट एग्जर्ट करता है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये जो फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और वहाँ से आइडिया आया कि सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वह क्या क्रिएट करेगा, वह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। दिस इज़ द आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म, जहाँ से मैग्नेटिज्म की खोज हुई। क्या कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या क्रिएट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यहाँ से बात आई। तो अब इसके बाद बेटा हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बायट-सैवर्ट लॉ। अब हम बायट-सैवर्ट लॉ की बात करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, बायट-सैवर्ट लॉ से पहले देखो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें और बता दूंगा आपको कि जो SI, पहली बात तो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखो दो चीज़ें हैं, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, वो रीजन जिसके अराउंड आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करोगे, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करते थे, बिल्कुल लगभग पूरा चैप्टर वैसे ही चलेगा जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चला था, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग वैसा ही, हल्का सा एक चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी ताकत है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बट जब भी हम कहेंगे ना कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको लेके कोई दिमाग में नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक ही बार लिखूंगा इंटेंसिटी एक बार पहली बार, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ही लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज टेस्ला। निकोलस टेस्ला साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये यूनिट हमने रखी है, ये टेस्ला उसकी यूनिट है। या इसकी एक और यूनिट है दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वन मोर यूनिट दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये है बेटा। दूसरी बात कि जो इसकी जो CGS यूनिट है, एक और यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड द गॉज। तो 1 टेस्ला जो है that is equal to 10 to the power 4 गॉज। गॉज भी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम है 10 to the power 4 गॉज। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉज। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। होपफुली सबको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत क्लियर आइडिया है बेटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B। तो हल्का सा मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। A क्रॉस B को बेटा आप कैसे लिखते थे, AB साइन थीटा, ऐसे आप उसको लिखते थे। A क्रॉस B जो एक वेक्टर आता था, ये कैसा वेक्टर आता था, वेक्टर विच इज perpendicular to vector A, vector B and the plane in which vector A and B lies। एक बात तो ये हो गई। ये जो आप A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा जो लिखते हो ना बेटा, ये इस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात की आप सर इसके डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, A क्रॉस B की डायरेक्शन का भी तो मालूम होना चाहिए।
तो बेटा डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। आपको किताबों के अंदर राइट हैंड रूल मिलेगा, लेफ्ट हैंड रूल मिलेगा, ये रूल वो रूल। मैं जो है बेटा पूरी इस मैग्नेटिज्म के अंदर मैं तो सिर्फ यही रूल इस्तेमाल करूंगा और हमेशा ही यही करेंगे फिजिक्स के अंदर, दैट इज़ ए क्रॉस बी के लिए वी विल यूज़ राइट हैंड रूल, वो यूज़ करेंगे। क्या है राइट हैंड रूल वो बता रहा हूँ ना, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कभी कि सर यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लेते हैं या राइट हैंड रूल यूज़ कर लेते हैं ना, वो भी ठीक है, इसी के एप्लीकेशंस हैं वो भी बेटा, थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट वी विल प्रैक्टिस विद दिस राइट हैंड रूल ओनली, उसी से प्रैक्टिस करेंगे सारा। तो देखो राइट हैंड रूल क्या कहता है, ज़रा ये समझो कि मान लो बेटा ये कोई वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी आ गई, और वो शायद आती होगी, प्रैक्टिस से आ भी जाएगी, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक से हल्का सा कुछ मुश्किल पार्ट अगर कोई बनाता है तो वो इसकी डायरेक्शन को देखना ना, डायरेक्शन ए क्रॉस बी से देखनी पड़ती है, कई बार उसमें दिक्कत होती है, तो वी विल प्रैक्टिस। देखो बेटा ए क्रॉस बी की अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप कैसे देखोगे, आपको इस रूल को यूज़ करने की पहली जो कंडीशन है वो तो यही है कि यू विल यूज़ योर राइट हैंड। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपको अपना राइट हैंड ही यूज़ करना है ना। ऐसे नहीं है कि काम कर रहे हैं राइट हैंड से लिखने लग रहा हूँ और फिर लेफ्ट हैंड घुमा रहा हूँ अपना, ये नहीं करनी है। आपको 100% ऑप्शन मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्रॉस भी और डॉट भी। वो बताऊँगा अभी क्रॉस और डॉट क्या चीज़ है। माने कि डायरेक्शन में पूरी गलती होने के चांस है, आपको पहले बता दिया, वो गलती नहीं करनी है। ए क्रॉस बी अगर आपको करना है तो सबसे पहली बात कि राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। अब राइट हैंड को आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, है ना, अपना हाथ खोल के रखेंगे, इस तरह से हथेली खोल के रखेंगे, ए से बी की तरफ जाओ। ए क्रॉस बी में आपको क्या करना है, ए वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखो, ये लो जी रख लिया, ठीक है, और बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ घुमाओ। तो बेटा ये जो थंब जो है आपका, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लिखें जरा सभी लोग अपने राइट हैंड्स के फिंगर्स को, है ना, डायरेक्शन ऑफ, मैं ए क्रॉस बी देखना बता रहा हूँ आपको, राइट हैंड को इस्तेमाल करना बता रहा हूँ कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए से बी की तरफ कर्ल करें। राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल करें, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल करें, then the direction of thumb will give the direction of A cross B. Then the direction of thumb will give the direction of A cross B. आपको बड़े आराम से दिख गया होगा ना बेटा, ए क्रॉस बी जब आपने किया तो जो ये थंब जो आपका आ रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जो ये परपेंडिकुलर टू है बेटा वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अगर आप बी क्रॉस ए की बात करोगे तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। बी से ए की तरफ फिंगर्स कर करो, आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप पेपर पे कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, दिस बोर्ड, ठीक है बेटा। अब यहाँ से दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, अब उसको हम अपने कन्वेंशन बनाते हैं बेटा। एक डायरेक्शन को लिखा जाएगा क्रॉस और एक डायरेक्शन को लिखा जाएगा डॉट। एक को क्रॉस लिखेंगे और एक को डॉट लिखेंगे। क्रॉस का मतलब बेटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये सिंपल से लिखो नॉर्मल इनवर्ड, इसको लिखा जाएगा बेटा क्या, नॉर्मल इनवर्ड्स। जो भी प्लेन है आपका जिसमें ए और बी लाई करते हैं उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर की अगर डायरेक्शन है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट की अगर बात करें तो बेटा ये क्या होगा, दिस इज नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड्स, नॉर्मल आउटवर्ड आएगा
ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, उनके बीच में एंगल पाई होगा, 180 डिग्री होगा। तो बेटा ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई है। इस पे आपको मतलब कोई सीधा सा रूल है, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये सिंपल सी बात मुझे याद रखनी है। क्रॉस का मतलब नॉर्मल इनवर्ड हो गया और डॉट का मतलब नॉर्मल आउटवर्ड, आपकी तरफ आ रहा है। क्रॉस मतलब आपके दूर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। सो ये कन्वेंशन हम इस्तेमाल करेंगे और ये आपको राइट हैंड रूल बार बार आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। लगभग हर सवाल में हम ये चीज़ यूज़ करेंगे बेटा। चलो अब बेटा बात करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ की। ठीक है, so next we will deal with the Biot-Savart law. एक से so Biot-Savart law, बायट-सेवर्ट लॉ। देखो बेटा क्या कहता है बायट-सेवर्ट लॉ। ये मान लो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई करंट कैरिंग वायर है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई बेटा एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ये छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट DL, इसके कारण से इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड DB, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उसके कारण से जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज़ DB, उसको मैंने DB लिख दिया बेटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, ये बेटा इसको वेक्टर R मैंने लिख दिया है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया है। तो कहता कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा DB दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R, जिस क्रॉस प्रोडक्ट की अब तक बात कर रहे थे वो आ गया है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का क्यूब। ये आपका बायट-सेवर्ट लॉ है। सिंपल सिंपल बायट-सेवर्ट लॉ है ये आपका। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब और मॉड ऑफ R का क्यूब। अब देखो क्या क्या चीज़ क्या क्या है। ये जो है बेटा DL की, तो देखो अगर मैं DL की बात करूं तो ये इस पर कई बार CBSE के एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेते हैं ये वाला कि भाई DL की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ पे DL वेक्टर लगा दिया है, आपने तो DL वेक्टर लगा दिया है। तो बेटा एक्चुअल में ये जो फॉर्म होती है ना, ये DL वेक्टर नहीं होता है, ये IDL वेक्टर होता है। आइडियल नहीं, IDL वेक्टर है ना, IDL वेक्टर। इसको बोलते हैं बेटा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब कहोगे सर करंट एलिमेंट है तो भाई क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए है ना, इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो भाई जो ये जो DL वेक्टर बोल लूँ या IDL वेक्टर बोल लूँ ना, एक्चुअल में ये I अंदर लिखा जाता है बट वो क्योंकि कांस्टेंट होता है तो मैं उसको बाहर ले आता हूँ। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन है इट है सेम डायरेक्शन, this current carrying element IDL vector, it has same direction as that of current। करंट की जो डायरेक्शन है बेटा IDL वेक्टर जो है या सिंपली DL वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी। अब इसमें एक और नई टर्म आई है जो आपने देखी, दैट इज म्यू नॉट। क्या है बेटा, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट जो है इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बेटा इसको वैक्यूम और एयर से भी रिप्लेस कर देते हैं, वैक्यूम के लिए लिख लो चाहे एयर के लिए। ठीक है,
तो सी हम ये फॉर्मूला आता है यहाँ से है, अगर हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। तो ये क्या चीज़ है बेटा, ये जो एप्साइलन नॉट आता है दिस इज द फैक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से आता है बेटा, और ये जो आता है दिस इज फैक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर के कारण से आया बेटा। तो हम ये आने वाली क्लासेस में बात भी करेंगे कि ये जो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन पे भी और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन पे भी, वो बाद में बात करेंगे। तो क्या क्या बात समझ में आएगी कि आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वो वही डायरेक्शन होगी जो करंट की होगी। ये जो म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा। अच्छा, इस म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये यूनिट इसकी होगी। अच्छा, इसके यूनिट क्या होंगे, वो यूनिट अगर अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखो म्यू नॉट की आप यहाँ से देखो हम डिराइव भी कर सकते हैं, देख लेते हैं जरा कि ये तो बेटा इसका तो टेस्ला हो गया है ना, इसकी तो टेस्ला यूनिट होगी। ये बेटा इस तरफ जाएगा और ये r², ये क्या हो जाएगा dl, ये r² बन जाएगा बेटा एक, और एक dl लेंथ कट जाएगा, तो ये क्या हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया है, टेस्ला मीटर है ना। देखो dl और r दोनों का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का ही डायमेंशन है, तो वो एक कट जाएगा, तो इधर मीटर आ गया और पर एम्पियर आ गया, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है जी, तो ये म्यू नॉट की आपकी वैल्यू हो गई। लेकिन ये वैल्यू जो है वो सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है बेटा। क्या है ये, फ्री स्पेस के लिए। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, वैसे यहाँ पे क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये वेक्टर आर की और डायरेक्शन देख लो, वेक्टर आर, ये जो वेक्टर आर होगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के अंदर। ये जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आपने बनाया ये रहा, इस वेक्टर का हेड वहाँ होगा, उस पॉइंट पर होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। आप लिख लो, इस वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट पर होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जहां आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर इस वेक्टर आर का हेड होना चाहिए। और जिस एलिमेंट पे है ना, जिस एलिमेंट के कारण से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे इसका टेल होना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई, दो बातें हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड तो वहाँ होगा जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल वहाँ होगी जो एलिमेंट है आपका करंट एलिमेंट जो है वहाँ पे इसकी टेल होगी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये बेटा आपका सिंपल सा बायट-सेवर्ट लॉ था। अच्छा, कई बार ये बायट-सेवर्ट लॉ ना इस फॉर्म में भी आप देखने को मिलेगा आपको। ये जो बेटा मैंने लिखा ना, भी इसको दोबारा से लिख देता हूँ, वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। एग्जैक्ट फॉर्म तो बेटा ये लिखा जाता है एक्चुअल में, तो एक्चुअल फॉर्म तो ये है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म। आई को dl के साथ लिखा जाता है, बट मैं इसको बेटा ऐसे लिख देता हूँ ना। अब मैं सिर्फ वो जो है ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इससे डायरेक्शन पता लग जाएगी इसकी, है ना। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगी, है ना। dB जो वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा dl और r दोनों के परपेंडिकुलर आने वाली है। दोनों के क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर आने वाली, बात ध्यान रखना। तो बेटा dB को आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब।
साइन थीटा आपको याद होगा कि अभी मैंने ऐसे एलिमेंट बनाया था ना, तो ये लो ऐसे दोबारा से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये एंगल थीटा, थीटा जो एंगल है, आप ध्यान रखना, अब काम की बातें बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगी वरना गलतियाँ होंगी। इसको तो पहले एक बार लिख लो जरा ऐसे ही, डी बी इज इक्वल टू, एक आर से आर कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, इससे डायरेक्शन नहीं पता लग रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लग रहा है। साइन थीटा, अब थीटा का खेल समझो जरा बेटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर आई डी एल, माने कि जिस डायरेक्शन में करंट है और जिधर आर वेक्टर है बेटा, उनके बीच का एंगल देखना, गलती ना करना। जिस डायरेक्शन में करंट है वो तो आइडियल की डायरेक्शन हो गई, और जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको जब ज्वाइन करोगे वो वेक्टर आर हो गया आपका, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वही हमारे फार्मूले के हिसाब से थीटा होगा, वो जो मर्जी वैल्यू आए उसकी। सो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ दिस बायट-सेवर्ट लॉ। इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये बता दिया मैंने आपको। आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, थीटा कैसे देखा जाएगा, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलो अब बेटा हम एप्लीकेशन करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ की, है ना, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बिल्कुल सारे वैसे डेरिवेशन पढ़ोगे जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हम सब बातें करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, इसकी बेटा हम डेरिवेशन करते हैं। देखो जरा ध्यान से, मान लो कि हमारे पास ये कंडक्टर है बेटा, एंड दिस कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट आई। मैं जनरल कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से ये लो जी, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट P है बेटा, ये जो पॉइंट P है, अब हमने वहाँ पे भी तो ऐसे ही किया था कि ये वाला जो एंड है वो कितना एंगल सबटेंड कर, एक सेकेंड, ये लो, ये बेसिकली क्या है कि ये वाला एंड और ये वाला एंड इस D के साथ, है ना बेटा, ये वाली जो दूरी थी इसको हम क्या बोलते थे, इस दूरी को D बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये दूरी आपकी D बन गई बेटा। अभी बताएंगे कि D क्या होगा, कैसे इसको आप मेज़र करोगे, ठीक है। ये आपका θ1 एंगल हो गया बेटा, और ये आपका θ2 एंगल हो गया। एक θ1 एंगल हो गया और एक आपका θ2 एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जरा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो भाई मैं यहाँ से, इस पॉइंट का नाम O दे दिया, यहाँ से y दूरी पर गया और एक छोटा सा एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया बेटा, जिसकी विड्थ क्या है, जिसकी विड्थ dy है, जिसकी विड्थ क्या है बेटा, dy है। और ये जो एलिमेंट है बेटा, ये जो एलिमेंट है बेटा, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, D जो था आपका ना, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, इसके साथ आपका थीटा एंगल वो बनाएगा। चलो, तो जो ये वाला जो पार्ट था इसको मैं ज़रा देखो अलग से आपको दिखाता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो हमें। ये देखो, तो ये जो आपका जो ये वाला जो एलिमेंट था ना, इस एलिमेंट को मैं अलग से दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से।
कि ये सर कुछ ऐसे था, ये लो ये पॉइंट पी था आपका, ये एंगल थीटा, ये दूरी जो थी बेटा ये दूरी डी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बेटा वो y, और वो जो एलिमेंट था ना, ये छोटा सा जो एलिमेंट था वो dy था आपका। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा कि हमारे लिए हमें है ना करंट की डायरेक्शन ये है, तो आइडियल की डायरेक्शन ये होगी बेटा इस पॉइंट पर। r वेक्टर ये बनेगा और इस वेक्टर का हेड यहाँ आएगा, और ये इन दोनों के बीच में एंगल आएगा। ये इन दोनों के बीच का क्या आएगा बेटा, एंगल। ये वो एंगल होगा जो बाइट-सेवर्ट लॉ के फॉर्मूले में थीटा का काम करता था, ये बात ध्यान रखना है। तो हमने तो बेटा ये थीटा माना हुआ है, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा अगर इसकी बात करूं तो ये एंगल मुझे लगता है कि 90 जमा थीटा हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, ये एंगल बेटा आने वाला है आपका। एक बात तो ये हो गई। तो 90 माइनस थीटा एक काम तो हो गया, जो बाइट-सेवर्ट लॉ के फॉर्मूले में सर जो एंगल था वो 90 प्लस थीटा आ गया। ये फिर से बता रहा हूँ बेटा, डायरेक्शन बहुत ध्यान से रखना है, ये वाला एंगल नहीं आएगा इन दोनों के बीच का। DL ये है और R ये है बेटा, ये वाला एंगल काउंट होगा। अच्छा अब एक बात देखो कि ये जो वेक्टर R है बेटा, है ना, ये दूरी है, ये दूरी कितनी है तो निकाल लेते हैं ज़रा। देखो ये D है, तो आप यहाँ से देखो बेटा कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इज बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज दैट इज R, तो R इज इक्वल टू D अपॉन कॉस थीटा, और यू कैन राइट इट एज D सीकेंट थीटा। जब बेटा आप पहली बार ये जो डेरिवेशन करेंगे, है ना, पहली बार जो डेरिवेशन करेंगे बहुत आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए करेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे कि कोई गलती हम करें। तो R इज इक्वल टू D बाई कॉस थीटा, D सीकेंट थीटा आ गया भाई, ये लो जो D सीकेंट थीटा, बहुत बढ़िया। तो सर फॉर्मूले में था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पता लग गया, DL पता लग गया, R पता लग गया, है ना, सब कुछ पता लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। चलो अब ज़रा देखो क्या करते हैं। अब डायरेक्शन और देख लो, साथ साथ डायरेक्शन और देखना बता देता हूँ आपको डायरेक्शन जो अपना फार्मूला है बेटा dB वाला, याद करो बाइट-सेवर्ट लॉ में आप कैसे लिखते हो, म्यू नॉट आई DL क्रॉस R, है ना, ये 4 पाई यहाँ आ गया, और मॉड ऑफ R³। ये बेसिक फार्मूला है बाइट-सेवर्ट लॉ का। इसमें डायरेक्शन DL क्रॉस R बताएगा, इसमें डायरेक्शन कौन बताएगा, DL क्रॉस R। तो DL बेटा ये रहा, और R इस तरफ है, तो DL से R की तरफ आपका फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, आपका फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, माने बेटा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB है उसकी डायरेक्शन क्रॉस है। वो डायरेक्शन क्या आएगी बेटा आपकी, दैट विल बी द क्रॉस डायरेक्शन, वो इनवर्ड आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा आप एक बात और देखिएगा बेटा कि ये तो आपने छोटे से एलिमेंट के कारण से निकाला, आपको ये भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जितने बाकी के जो एलिमेंट्स है, इसी तरह से मैं कहीं और एलिमेंट लूँ तो उसके कारण से डायरेक्शन सेम आएगी कि अलग अलग आएगी, है ना। सोचो मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता तो DL क्रॉस R वो भी ऐसे ही बनता, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपने इस वायर के ऊपर लिए उन सब के कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। नोट कर लो ये बात कि जितने भी एलिमेंट्स हम इस वायर पर लेंगे उन सब के कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी इस पॉइंट P पर। ये पॉइंट P इसको लिख देता हूँ बेटा, इस वायर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। लिख लो बेटा, तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तभी सबको जोड़ पाऊंगा। डायरेक्शन बहुत ध्यान रखना है। करो बेटा करो जल्दी से। चलो अब अपना असली काम शुरू करते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इधर से मैं रब कर रहा हूँ बेटा। चलो देखो भाई अब ध्यान से, dB इज इक्वल टू, डायरेक्शन देख ली, अब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई DL R साइन थीटा, या R को हटाओ ना, अपॉन 4 पाई R²। ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला था जो जस्ट अभी डिराइव किया मैंने। अब देखो कैसे करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL, ये तो dy है, साइन ऑफ
थीटा इज नॉट थीटा बट एक्चुअली इट इज 90 प्लस थीटा अपॉन 4 पाई, और भाई आर की जगह तो क्या लिखना पड़ेगा, डी सीकेंड थीटा, डी सीकेंड थीटा। डी बी इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, म्यू नॉट आई साइन 90 प्लस थीटा इज, अच्छा ये डी वाई भी है यहाँ पे, ये कॉस थीटा हो गया बेटा, और भाई ये हो गया आपका 4 पाई डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बात आ गई है। अब जरा आगे देखते हैं क्या करें। ये डी वाई परेशान कर रहा है। एक्चुअल में आपका जो ये एक्सप्रेशन आया है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल तो डी वाई आ गया, भाई वाई भी तो लेंथ ही है और ये एंगल भी चेंज होता जाएगा, दो वेरिएबल आ गया, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। दो वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट करने में हम अभी सक्षम नहीं है ना, हम लोग नहीं, वैसे तो हो सकता है बट हमें अभी इतना डबल इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, जब भी इस तरह का खेल आ जाए तो एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में ले जाऊँ। तो यहाँ से लग रहा है कि यार थीटा वाली फॉर्म को तो थोड़ा सा मुश्किल है किस में कन्वर्ट करना, वाई वाली फॉर्म के अंदर। तो इस वाई वाली फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। ज़रा देखो आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो बेटा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो आप क्या पाएंगे कि सर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज वाई बाई डी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा। वाई ये जो बेटा जो डेरिवेशन है, ये वाली जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है कि आपको एक कोई स्ट्रेट वो है कंडक्टर है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, उसके एग्जाम्स में भी आती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू डी टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया। अब हम मुझे तो dy चाहिए, अगर मुझे dy चाहिए तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। तो ये क्या है, dy इज इक्वल टू डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कई लोगों को इसमें परेशानी होती है कि सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने, तो मैं कहता हूँ कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा। यहाँ से देखो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा लिखते हो ना, तो ऐसा कर लो इसको, मैं उसको अल्टरनेट बता रहा हूँ आपको कि समझने का तरीका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डी तो है ही कांस्टेंट, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यू विल फाइंड डी वाई इज इक्वल टू डी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा उधर चला गया, तो ये डी वाई की वैल्यू आ गई अपनी, ये आपकी डी वाई की वैल्यू आ गई। इस डी वाई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो अपना एक्सप्रेशन है उसमें। नोट करो बेटा एक बार ये वाला, तो अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा ये क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और डी वाई की वैल्यू बेटा हमने लिखी अभी क्या, डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बेटा ये यहाँ पे कॉस थीटा है ही, डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा से ये सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक डी से ये डी भी कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जो इतनी मुश्किल चीज़ दिख रही थी वो देखो कितनी आसान बन गई है, वो इतनी आसान बन गई कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन आपका आ गया। अब इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल डी बी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। समझ लो बेटा एक बार सभी लोग कि किस तरीके से ये फॉर्म आ गई है आपकी। आपने क्या किया, डी वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम है, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं उनको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो भाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो कांस्टेंट आ गया, कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आ गई। अब कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आ गई तो अब मुझे इसमें क्या करना है बेटा, अब मुझे इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है। तो
तो आपको अगर ध्यान हो, बिल्कुल आप अपना पेज पलटिए पीछे और उसमें आप देखेंगे कि एक ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल बेटा θ2 था और ऊपर वाला एंगल θ1 था। तो यानी कि जो लिमिट्स जो आएंगी वो -θ2 से +θ1 तक जाएंगी बेटा, -θ2 से +θ1 तक की लिमिट्स आपकी जा रही होंगी। और अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो μ0I/4πd और भाई cos थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कितना बन जाएगा, sin थीटा बनेगा कि माइनस sin थीटा बनेगा बताओ। cos थीटा का इंटीग्रेशन देखो जरा, sin थीटा बन गया -θ2 से +θ1 तक। और अब ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल कुछ ऐसा ही आंसर आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बेटा, ये अपर लिमिट sin θ1 माइनस ऑफ साइन ऑफ -θ2 बेटा, और ये आ गया μ0I/4πd sin θ1 माइनस प्लस हो गया बेटा sin θ2। So this is the result of magnetic field due to a current carrying conductor, finite conductor, है ना, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। बहुत सुंदर सा रिजल्ट आ गया। अब इसको सीखेंगे इस्तेमाल कैसे करना है। नोट करिएगा सभी लोग जरा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये आपको बिल्कुल तहे दिल से याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेटा बहुत काम आने वाला है। नोट करो जल्दी से। देखो अब जरा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। देखो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो ये पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा आप लोगों के लिए कि B = क्या आया, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये फार्मूला आया आपके लिए। इधर से रब कर देते हैं इसको। देखो भैया ये एक्चुअल में जहाँ से फार्मूला डिराइव किया था, जिस कंडीशन के लिए डिराइव किया था वो ये थी बेटा। अब ध्यान समझना आप लोग, हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला वही बता रहा हूँ। ये θ1 और भाई ये दूरी d थी यहाँ से यहाँ तक, और इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ये चीज़ थी सारी की सारी। अब आपको ध्यान से समझ लो बेटा, D क्या चीज़ है, D क्या चीज़ है ये समझो। D उस वायर से, जो जिस वायर के कारण से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, उस वायर से आपने परपेंडिकुलर डाला है उस B पॉइंट के ऊपर, या उल्टा बोल सकते हो कि जिस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह D कहलाएगा हमेशा। ठीक है, D क्या चीज़ है, D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द वायर, पॉइंट P एंड द वायर, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर दूरी है बेटा। अब θ1 और θ2 सुन लो भाई, θ1 और θ2 आर टेकन टू बी पॉजिटिव व्हेन both are measured in opposite sense। आपने ध्यान दिया हो बेटा, ये जो हमने डेरिवेशन की थी, इसमें जो θ1 और θ2 जो एंगल मेजर किया है वो अपोजिट सेंस में मेजर किया। अपोजिट सेंस का मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये देखो कि ये वाला बेटा आपने ये एंगल किसके साथ मेजर किए जाएंगे, एक बात ये भी ध्यान रखना, दीज आर मेजर्ड विद D, मेजर्ड विद D। ये जो D आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, उसके साथ मेजर करोगे भाई इस एंगल को, ये बात ध्यान रखना।
तो ये जो θ1 है, आप देखो θ1 तो क्लॉकवाइज है और d के साथ ये जो सेकंड वाला जो एंड बना रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो θ1 और θ2 अगर दोनों ऑपोजिट सेंस के अंदर है तो फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे θ1 और θ2 की। अब ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि इफ θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड इन सेम सेंस, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। सेम सेंस माने या तो दोनों को क्लॉकवाइज में मेजर कर लिया, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिया, यू हैव द फ्रीडम, आप किसी भी एक को नेगेटिव रखेंगे, किसी को भी रख लो, चाहे θ1 को रख लो चाहे θ2 को रख लो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 1 - 1/2 करो, चाहे 1/2 - 1 करो, एक नेगेटिव साइन आएगा जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने डायरेक्शन अपने आप देख रखी है, कोई दिक्कत नहीं हमें उससे। तो if θ1 and θ2 are measured in same sense, then one of the angles is taken to be positive, is taken to be negative, लिख लो बेटा ऐसा, is taken to be negative while the other one is taken to be पॉजिटिव। एक एंगल को आप पॉजिटिव लेंगे बेटा, किसी को भी ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसके लिए कि किसको लेंगे किसको नहीं, वो अपने आप डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो एक एंगल बेटा पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, ये बात हो गई। तो θ1 क्या होगा ये भी बता दिया, d क्या होगा ये भी बता दिया, वेक्टर r कैसे लोगे ये भी बता दिया। वेक्टर r का हेड वहाँ होगा जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, d क्या होगा जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसे वायर पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। और θ1 θ2 क्या होंगे, θ1 θ2 जो ये एंड से एंगल मेजर कर रहे हैं, अगर ध्यान दो, अगर क्वेश्चन के अंदर θ1 और θ2 इसके साथ दे दिया जाता है, सारा रिजल्ट सेम रहेगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा बस। आप ऐसे कर सकते हो ना बेटा कि अगर मान लो आपको सवाल के अंदर ये वाला एंगल दिया होता, चलो बता देता हूँ मैं आपको, वैसे तो कुछ नया नहीं है, ये लो। कई बार एग्जामिनर क्या करता है बेटा ना कि वो इसके साथ ना दे करके एंगल ये दे देगा आपको, मान लो ये θ1 और θ2, तो भाई सीधी सी बात है ये एंगल 90 - θ1 बन जाएगा, ये एंगल 90 - θ2 बन जाएगा। आप जरा ये वाली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला था 90 - θ1 तो ये कॉस बन जाएगा, ये वाला भी कॉस बन जाएगा। तो इन दैट केस जो रिजल्ट आएगा बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ0I/4 πd cos ऑफ θ1 जमा cos ऑफ θ2। कॉस वाले फैक्टर में कॉस वाला जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो एंगल बन रहा है वो वायर के साथ बन रहा है बेटा एंगल, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये एक ही फॉर्म याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ आएगा तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेंगे फार्मूला के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक फार्मूला याद करें, उसी से प्रैक्टिस करें। नोट करो बेटा जल्दी से नोट कर लो। चलो बेटा, अब डायरेक्शन देखने के लिए एक रूल तो मैं आपको बता चुका हूँ, A क्रॉस B वाला है ना, जो राइट हैंड रूल था अपना। अब अगर स्ट्रेट वायर है ना तो उस केस में थोड़ा सा बेटा एक एडवांटेज है, वी हैव राइट हैंड पाम रूल, वो समझो, थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। राइट हैंड पाम रूल, तो राइट एंड पाम रूल का इस्तेमाल क्या करेंगे, किस केस में करेंगे, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। वो अपने आप अंडरस्टूड है कि करंट कैरिंग तो है ही, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ करंट कैरिंग, वो अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो बेटा क्या है, वह करंट कैरिंग है। ठीक है, देखो ये क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल, आपको बताता हूँ। मान लो कि बेटा ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, और इसके कारण से आप इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो, तो देखो क्या कहता है ये, पहले समझ लेते हैं फिर लिखवाऊंगा आपको।
कहता है कि इसके लिए भी आपको राइट हैंड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये कंडीशन है इसकी। कहता है कि राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट है। राइट हैंड को उस राइट हैंड के थंब को बेटा उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में करंट है। करंट यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ है, करंट रख दिया और अपने हथेली को खोलिएगा। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर पाम को रखिएगा जरा ना, ऐसे करंट तो ऐसे रख लिया। अब उस पी पॉइंट के ऊपर पाम की जो डायरेक्शन है, पाम की जो डायरेक्शन आई है उसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी, पाम के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे देखिएगा आप इधर है ना, आप ऐसे समझो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर की तरफ करंट बह रहा है, तो बेटा पी पॉइंट पर पाम की डायरेक्शन ये रही और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अंदर जा रही है, तो पी पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। अब मान लो कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो आप देखो जरा ये आ गया आपका, लेकिन आपको तो पी पॉइंट के ऊपर पाम रखना है। तो देखो पी पॉइंट के ऊपर पाम की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आएगी। थोड़ा सा एग्जाम में कसरत करनी पड़ेगी अगर कोई सवाल आ जाता है तो इस तरह का ना, आपको राइट हैंड घुमाना पड़ेगा। अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल नहीं करेंगे, राइट हैंड को कर्ल नहीं करेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं देखेंगे तो बेटा फिर सवाल गलती होने के पूरे चांसेस है। तो बेटा इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो बेटा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आ गई है। वो क्या आ गई है? वो आउटवर्ड आ गई। और प्रैक्टिस कर लो जरा, देखो ये मान लो चलो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, एक पॉइंट ए है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट बी पर भी बताओ। तो ए पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन बताएंगे तो भैया क्या करो, करंट वाली डायरेक्शन में थंब को रखो और ए पर देखो, ए पे थंब जो पाम है उसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है बेटा, ये क्रॉस आ जाएगा बेटा। अगर आप इस बी पॉइंट पे बात करोगे तो देखो ये बी पॉइंट पे ऐसे आएगा बेटा आपका बाहर की तरफ डॉट, ये डॉट आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या करना है जरा सभी लोग लिख लीजिए, लिखो बेटा, पुट योर थंब of right hand in the direction of current and the palm at point P। पॉइंट P पर पाम आप पहुंचा देंगे वहां तक। द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू P will give direction of magnetic field at point P। सिंपल, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी बेटा। राइट हैंड इस्तेमाल करना है, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, पाम की डायरेक्शन देखनी है। वही जो डायरेक्शन आएगी वही बेटा उस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो ये हमने क्या किया बेटा, राइट हैंड पाम रूल हमने सीख लिया कि राइट हैंड पाम रूल क्या चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या करना है बेटा, आसान बनाने के लिए किया गया है। चलो बेटा, अब इसी से है ना एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो इसका जो पहला जो स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस पहला, इनफाइनाइट वायर। ऑल्दो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि इनफाइनाइट वायर इज़ अ कंसेप्ट। एक्चुअल में इनफाइनाइट वायर होता नहीं है। इनफाइनाइट वायर का मतलब समझो बेटा कि अनंत वायर तो होगा नहीं।
तो अनंत वायर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है बेटा, ज़रा ये समझने की कोशिश करो कि मान लो कि आपने ये कुछ मान लो 1 मीटर मान लो, ये इस वायर के कारण से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पूछ ले तो इसके लेंथ के कंपैरिजन में ये दूरी तो ना के बराबर है। तो इसके लिए अगर सोचो यहाँ पे तुम बैठ जाओ, अगर तुम्हें कोई यहाँ बैठा दे और इसको देखने के लिए कहे तो तुम्हें तो बहुत दूर दिखाई देगा। यही कंसेप्ट है किसका बेटा, इनफाइनाइट वायर का। क्या कंसेप्ट है बेटा, इनफाइनाइट वायर का यही कंसेप्ट है कि जो इसकी लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में ये दूरी बड़ी कम हो तो ये क्या कहलाएगा, ये इनफाइनाइट वायर कहलाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा हम समझते हैं कि इनफाइनाइट वायर के कारण से क्या फार्मूला होगा। एक्चुअल में जो फाइनाइट वायर के कारण से जो फार्मूला था बेटा, वो फार्मूला आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फार्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फार्मूला बेटा दिल से याद रहना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। ये थीटा 1 और थीटा 2 इसमें जो एंगल थे बेटा, ये कहाँ से मेजर किए थे, ये आपने मेजर किए थे किसके साथ, वो जो एंड्स ऑफ द वायर उस पॉइंट पी के साथ बना रहे थे, है ना वो। अब अगर अनंत वायर है, मतलब ये लो अनंत वायर की अब रिप्रेजेंटेशन ऐसे करनी पड़ती है कि ये अंत भी नहीं, ये वाला एंड भी नहीं पता कहाँ है और ये वाला एंड भी नहीं पता कहाँ है। ये डेफिनेशन होगी। चलो अब इस पॉइंट पी पर बात कर लेते हैं बेटा। ये डी दूरी हो गई आपकी। अब जरा देखो, ये वाला एंगल जो इधर बनता था बेटा, ये वाला एंगल आपका थीटा 1 होता था और ये वाला एंगल थीटा 2 होता था। देखो अगर ये अनंत वायर हो, जरा सोचो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लो, ये इस तरह से, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि थीटा 1 जो है दैट इज ट्राई टू अप्रोचिंग 90 डिग्री, है ना बेटा। देखो जरा, जैसे जैसे वायर दूर जाता जाएगा लगभग है ना, लगभग ये एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। जबकि सिमिलर वे में बेटा ये वाला जो है ये भी किसको अप्रोच कर रहा होगा, थीटा 2 भी 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। तो माने थीटा 1 की जगह फॉर्मूले में 90 लिख दिया जाए और थीटा 2 की जगह भी 90 लिख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर बेटा क्या आएगा, जरा देखो, म्यू नॉट आई साइन 90 जमा साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। तो भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। साइन 90 1 होता है, फिर से ये हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। This is the magnetic field due to infinite wire. This is the magnetic field due to infinite wire. डायरेक्शन बेटा मैंने आपको देखना बता दिया राइट हैंड पाम रूल से। यहाँ से ये बात भी समझ में आ गई, B is inversely proportional to D. B is inversely proportional to D बेटा। तो ग्राफ अगर आपको कोई कहे B और D के बीच में बेटा, कई बार R भी है उसको आप बोल सकते हो, उसके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ये बन जाएगा भाई, ये लो, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सा रिजल्ट, एक बहुत बढ़िया सा आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इनफाइनाइट वायर है, किसी भी वायर के केस में ऐसा हो सकता है बेटा, आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये क्रॉस दिखाई देगा और इस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये डॉट दिखाई देगा। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था लेकिन यहाँ पे होगा। सर आप मैग्नेटिक फील्ड किधर देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, वह ऐसे इंपॉर्टेंट है। सोचो जरा कि ये इनफाइनाइट वायर है बेटा, दो प्लेन मान लेते हैं, ये इनफाइनाइट वायर, एक तो मैं देखूंगा और एक आप लोग देख रहे हैं। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो अब जरा पहले इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न क्या बनेगा। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि आयरन फिलिंग्स डालते थे टेबल के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, एंड दे विल टेक द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये आपने पढ़ा था। वो देखो क्या होगा बेटा कि मैं क्या करता हूँ, ये अभी ये बताऊँगा डायरेक्शन कैसे देखनी है। हम जिस डायरेक्शन में करंट है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट है, अब इस डायरेक्शन में करंट करके फिंगर्स को कर्ल करो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं बेटा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। वो ऐसे, तो ऐसे डायरेक्शन आ रही है बेटा, ऐसे। तो अगर आप लोग देखेंगे
तो ये जो आपकी तरफ से है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी तरफ आ रही है, आपसे दूर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन मैं अगर देखूंगा तो मेरी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स मी। आपके लिए टुवर्ड्स अवे और आपके लिए गोइंग अवे, मेरे लिए कमिंग टुवर्ड्स। तो यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा कि कोई देख कहाँ से रहा है। तो जब भी कोई सवाल आएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन आपसे कहाँ पूछी गई। जरा सोचो कि मैं कहूँ कि बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर के कारण से, बस मैंने इतना कहा, सवाल अधूरा है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो बोल देना सर सवाल अधूरा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे। कोई भाई इस पॉइंट पे बता सकता है, कोई इस पे बता सकता है, आंसर अलग अलग आएगा दोनों का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे पूछा गया है। तो इसमें बेटा और डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और डिस्कशन हम इस पर करेंगे। जितना आज हमने किया है ये बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।